Good morning, students. So, welcome back. This is the eighth lecture in the series of Geotechnical Engineering. This is the last lecture in this series, and I hope that you people have enjoyed our journey until now, and you are going to enjoy further also. जो अगला सब्जेक्ट है उसको भी आप वैसे ही enjoy करेंगे जैसे आपने अभी तक के लिए enjoy किया और आपने जिस तरीके से पसंद किया है, तो ऐसे ही पसंद करते रहिए, आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए. डेट आ चुकी है राजस्थान जेई की. मुझे ये मैसेज ऐसे प्राप्त हुआ है कि दिसंबर के आसपास में पेपर है, ऐसा है. तो अब अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपके पास अब 6 महीने हैं टोटल मिला के. 6 महीने मेरे हिसाब से तो मोर देन सफिशिएंट है, पर ये मत समझिए बहुत ज़्यादा है. इसके ऊपर मैं बात करूँगा गाइडेंस एंड मोटिवेशन पे, उस समय पे इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. अभी हम लोग लेक्चर पे आते हैं. तो इस पार्ट में I am going to talk to you about the extension of the foundation part, जिसके बारे में हम इससे पहले बात कर चुके थे. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर ग्राउंड वाटर टेबल सरफेस तक राइज हो जाए किसी क्वेश्चनलेस सॉइल के केस में, तो उसकी नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी में क्या प्रतिशत बदलाव आएगा. ऐसा है, क्या प्रतिशत बदलाव आएगा. देखिए समझिए, हमारे पास एक फुटिंग होती है, ये यहाँ पे ये जो फुटिंग है हमारे पास, ये इसका ग्राउंड लेवल है. इसके ग्राउंड लेवल से ये जो फुटिंग होगी, दिस फुटिंग इज एट अ डेप्थ ऑफ DF, मैंने आपको पहले ही बताया था. और इसकी जो विड्थ होती है, दिस इज B, ये आपको पता ही है. ठीक है. अब क्या होता है कि ये जो फुटिंग है हमारे पास, इस स्पेशल केस में ये फुटिंग ज़मीन के नीचे नहीं है, ज़मीन के ऊपर ही प्लेस्ड है. तो इसको डायग्रामेटिकली अगर मैं शो करूँ तो this will look like this. The footing is placed on the ground. This is the ground surface and the footing is placed over here. अब बात क्या, ये इसकी width है और depth of foundation कितनी है, 0, क्योंकि हमने उसको ज़मीन के नीचे रखा ही नहीं है, ऐसा है. अब आते हैं बात पे. तो वो कह रहा है कि एक कोई फुटिंग है, बस इसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई है कि किस प्रकार की फुटिंग है कि क्या है. तो let us assume that this footing is a strip footing. And we know the formula that this is equal to CNC plus gamma DF NQ plus half gamma B and gamma. This is the formula for the ultimate bearing capacity of the soil in case of a shallow footing. अब देखिए, बात है कि दो चीज़ें हैं इसमें. एक तो ये ग्राउंड सरफेस पर रखा है और दूसरी कंडीशन एक ये है कि इसका वाटर टेबल जो है, दिस इज कोइंसाइडिंग विद द ग्राउंड सरफेस. यानी वाटर टेबल ग्राउंड की सरफेस के साथ समतल पे है, नीचे नहीं है. मतलब पूरी की पूरी सॉइल क्या सबमर्ज्ड टाइप की है, नीचे की जितनी सॉइल है वो पूरी की पूरी सबमर्ज्ड है हमारे पास. ठीक है. तो ये कह रहा है कि सरफेस पे राइज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल टू द सरफेस, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है. नहीं, इसमें ये नहीं दिया हुआ. ही हैज़ नॉट गिवन दैट द फुटिंग इज ऑन द सरफेस. ये नहीं गिवन है. ये गिवन है हमारे पास कि फुटिंग यहीं पे है, ज़मीन के नीचे है फुटिंग हमारे पास, और वाटर टेबल लेकिन यहाँ तक है. वाटर टेबल इज़ हियर, और बाकी तो स्ट्रिप फुटिंग हमने अज्यूम कर रखी है, वो वैसा का वैसे ही रहेगा. अब बात क्या है कि कितने परसेंटेज, कितने प्रतिशत चेंज आएगा क्यू नेट अल्टीमेट में. तो क्यू नेट अल्टीमेट तो आपको पता ही है कि क्या होता है. क्यू नेट अल्टीमेट इज इक्वल टू क्यू अल्टीमेट माइनस गामा DF, ये होता है हमारे पास. अब देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो गामा DF है ये ऊपर वाली मिट्टी को सिग्निफाई करता है, और ये जो गामा B है ये नीचे वाली मिट्टी को सिग्निफाई करता है. अभी जो गामा है ना, ये गामा इज नथिंग बट द यूनिट वेट. ये गामा मान लेते गामा 1, ये मान लेते गामा 2. तो गामा 1 इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल अबव the level of footing and gamma 2 is the unit weight of soil below the level of footing. अब समझिए मेरी बात को कि अगर ये पहले गामा सैचुरेटेड था, मान लेते हैं कि पहले अगर ये सॉइल सैचुरेटेड थी और अब ये सॉइल में वाटर टेबल बढ़ के ग्राउंड लेवल के साथ कोइंसाइड कर गया, तो ये पहले गामा 1 वॉज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड. सिमिलरली गामा 2 वॉज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड, पहले का केस था. अब क्या है, जब वाटर टेबल ऊपर तक चला गया तो गामा सैचुरेटेड की जगह पे ये चेंज हो गया, गामा सबमर्ज्ड बन जाएगा, ऐसा है. और सबको पता है कि गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू जो होती है, दिस इज नथिंग बट गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर. गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर, ये होती है हमारे पास, ये सबको पता है इस चीज़ के बारे में.
तो कम हो जाता है, गामा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऐसा है। तो गामा की वैल्यू अगर कम हो गई, गामा 1 भी कम हो गया, गामा 2 भी कम हो गया मेरे पास यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि दिस गामा 1 की जगह पे गामा सबमर्ज्ड आ गया, इसकी जगह पे गामा सबमर्ज्ड आ गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि कोहेशन लेस सॉइल है, कोहेशन लेस सॉइल इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 मेरे पास यहाँ पे। तो जब सी की वैल्यू 0 हो गई तो सिर्फ यही दोनों टर्म्स मेरे पास बचे क्यू अल्टीमेट में। क्यू अल्टीमेट में ये दोनों टर्म्स अगर बचे तो पहले अगर गामा सैचुरेटेड थे वो अब गामा सबमर्ज्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो दिस टर्म गामा सबमर्ज्ड इज, एक और चीज़ होती है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड। गामा सबमर्ज्ड गामा सैचुरेटेड का आधा होता है। तो अगर मैं गामा 1 की जगह पे इनिशियली जो गामा 1 था उसकी जगह पे गामा 1/2 लिख दूं, क्योंकि ये गामा सैचुरेटेड पहले था, अब गामा सैचुरेटेड बाई 2 हो गया है, तो ये हो गया गामा 1/2, ये हो गया गामा 2/2। और ये जो पूरा टर्म है हमारे पास, इसमें से 1/2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नया क्यू अल्टीमेट है, मान लेते हैं क्यू अल्टीमेट डैश इज इक्वल टू हाफ टाइम्स क्यू अल्टीमेट, यानी जो पुराने क्यू अल्टीमेट की वैल्यू है उससे वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो वी आर गोइंग टू से कि इस केस में जो चेंज आएगा दैट विल बी द रिडक्शन इन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बाय 50%। रिडक्शन कितना हो जाएगा, 50% से रिडक्शन हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल एक क्वालिटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव कैसे, सीधे पूछा गया है आपसे ये कि एक कंबाइंड फुटिंग है आपके पास, उसे किस कंडीशन में उपयोग किया जाता है, क्या कंडीशन होती है कंबाइंड फिटिंग के उपयोग करने के लिए। तो समझिए कंबाइंड फिटिंग होती क्या है। कंबाइंड फिटिंग ये होती है कि जब दो आइसोलेटेड फुटिंग्स को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के क्लोज रख के और उसको एक स्लैब में ही कास्ट कर दें। देखिए समझना, यह एक आइसोलेटेड फुटिंग थी, यहाँ पे एक दूसरी आइसोलेटेड फुटिंग थी ये, और हमने क्या किया, इन दोनों आइसोलेटेड फुटिंग्स को, क्योंकि ये बहुत क्लोज थी, तो हमने इन दोनों के अलग अलग स्लैब्स बनाने की जगह पे यहाँ पे एक कंटिन्यूस स्लैब बना दिया, और फुटिंग्स ऊपर वाला पोर्शन वैसा का वैसे ही रहने वाला है। ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है, ऊपर वाला पोर्शन वैसे, तो एक सिंगल स्लैब बना दिया, तो दिस इज अ कंबाइंड फुटिंग। क्या हो गया, कंबाइंड फुटिंग हो गया। तो कंबाइंड फुटिंग बनने के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि कंबाइंड फुटिंग तभी बनाई जा सकती है जब दो फुटिंग्स जो रहें वो बहुत क्लोज रहें एक दूसरे के, ठीक है, पहला तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, क्लोजनेस आएगी क्यों, वाई आर यू ब्रिंगिंग दीज फुटिंग्स क्लोज टू ईच अदर, वी आर ब्रिंगिंग दिस फुटिंग्स क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इन स्पेस। यानी आपके पास अगर एक एरिया, एक प्लॉट है, उस प्लॉट के एक छोर पे जहाँ पे आपको फुटिंग बनानी थी, उस छोर के ऊपर हमें स्पेस की कमी पड़ गई, तो हमें दो फुटिंग्स को एक दूसरे के पास लाना पड़ गया, और स्पेस की तो कमी पड़ गई, साथ में लोड में कोई भी मुरब्बत नहीं है, मतलब लोड जितना था उतना ही है हमारे पास, तो हमें दो फुटिंग्स को पास पास लाना पड़ गया। जब वो पास पास ले आए हम उन दोनों फुटिंग्स को, तो इस प्रकार की अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कंबाइंड फुटिंग। तो आप समझ सकते हैं, स्पेस का रिस्ट्रिक्शन है, फुटिंग्स क्लोज हैं एक दूसरे से, ये दोनों कंडीशंस अगर हैं तो हम कंबाइंड फुटिंग का उपयोग करेंगे। With this I have complete question number 2. Question number 1 is also done. Question number 3. This is also qualitative type of question. Negative skin friction क्या होता है? Negative skin friction क्या होता है? अभी तक मैंने shallow foundations के बारे में बात की थी. Negative skin friction is a concept of deep foundations. Deep foundation का एक concept है, समझने की कोशिश कीजिए। Deep foundation जैसे पाइल, डीप फाउंडेशन वो होती है जिसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कई गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स लैटरल डायमेंशन। यानी जो अगर ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये काफ़ी छोटा पड़ जाए, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये जो केस होता है फाउंडेशन का, इसे कहते हैं आप लोग डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन का उपयोग किस केस में किया जाता है? डीप फाउंडेशन का उपयोग उस केस में किया जाता है जिस केस में जिस सॉइल में इस मिट्टी को हमने डाला है, वो सॉइल उस मिट्टी को एक सफिशिएंट बेयरिंग क्या सरफेस प्रोवाइड करने में असमर्थ है। यानी वो फाउंडेशन को मैं कितना ही नीचे ले जाऊं, लेकिन उस पे जो बेयरिंग देने वाला, यानी उसको सपोर्ट करने वाला जो स्ट्रेटा होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी कम होगी। तो उस केस में वी आर गोइंग टू यूज़ डीप फाउंडेशंस। अब डीप फाउंडेशंस का यूज़ कि बोले आप सर कि स्ट्रेटा तो बहुत कमज़ोर है, आप कितना ही उसको डीप ले जाओ, क्या लॉजिक है इसका? इसका लॉजिक ये है कि पाइल फाउंडेशंस के केस में जो अगर मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, इसके नीचे ये एक पाइल फाउंडेशन ये लगी हुई है, ठीक है,
तो पाइल फाउंडेशंस के केस में इसका एंड बियरिंग से जो रेजिस्टेंस मिलता है वो काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस फ्रॉम इट्स स्किन। स्किन यानी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इससे जो रेजिस्टेंस हमको प्राप्त होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एंड बियरिंग। अब स्किन मतलब क्या? स्किन मतलब ये कि जैसे मान लेते हैं कि ये फुटिंग है, इसको मैंने ज़मीन के अंदर, ये ज़मीन है, इसके अंदर इस फुटिंग को मैंने गाड़ दिया यहाँ पे, और गाड़ने के बाद मैंने क्या देखा कि इसकी जो स्किन है हमारे पास, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को देख रही है। इट इज़ ऑब्जर्विंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फ्रॉम द सॉइल। जो आसपास की जो मिट्टी है उससे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व कर रही है, उसको एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा ये क्या करेगा, इस फुटिंग को नीचे, इस पाइल को नीचे जाने से रोकेगा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस पाइल को नीचे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होने से रोकेगा, और यही मैकेनिज्म फॉलो होता है डीप फाउंडेशन में। तो डीप फाउंडेशन में हमारे पास एंड बेयरिंग और स्किन फ्रिक्शन, ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं सुपर इम्पोज्ड लोड को काउंटरएक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं बात पे कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको स्किन फ्रिक्शन तो समझा ही दिया कि स्किन फ्रिक्शन क्या होता है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को समझिए। जब मान लेते हैं, मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ, ये ग्राउंड का सरफेस था, इस ग्राउंड के सरफेस के ऊपर मैंने एक ऐसी पाइल लगा दी यहाँ नीचे। ठीक है, आई हैव कंस्ट्रक्टेड दिस पाइल एंड द थिंग इज दैट ये जो मिट्टी थी ना, ये मिट्टी का ऊपर की जो सतह थी ये लूज थी। लूज यानी अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं हुई थी, अभी फ्रेशली डिपॉजिटेड। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको ट्रांसपोर्टेड और रेसिडुअल सॉइल के बारे में बताया था। तो इट इज़ ए ट्रांसपोर्टेड सॉइल, कहीं और से आके यहाँ बस गई है और यहाँ पे वो अच्छी तरीके से सेटल नहीं हो पाई, और इस केस में मैंने इसके अंदर एक पाइल को इंसर्ट कर दिया। तो आप समझिए कि पाइल का इंसर्शन होगा तो ये मिट्टी भी क्या करेगी, लूज डिपॉजिट क्या करेगी, दबेगी। मिट्टी क्या करेगी, दबेगी। जब ये मिट्टी भी दबेगी और पाइल भी नीचे जा रही है, तो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पाइल का नीचे के डायरेक्शन में, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मिट्टी का नीचे के डायरेक्शन में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मान लेते हैं कि मिट्टी का डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 mm और पाइल का डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 mm। तो आप बता सकते हैं कि क्या हुआ ये कि मिट्टी दबी 10 mm इतने एरिया के लिए और पाइल दबी 5 mm। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पाइल जो है वो 5 mm ऊपर चली गई। समझना मेरी बात को? पाइल दबी, पाइल 5 mm नीचे जा रही है, लेकिन सॉइल 10 mm ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड करूं तो हमें मालूम चलेगा कि एक तरीके से पाइल के ऊपर जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस विल स्टार्ट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आसपास की मिट्टी ऊपर जा रही है। तो जो रिलेटिव मोशन होता है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस हमारे पास डेवलप होता है वही फ्रिक्शन होता है। सॉइल ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगा, नीचे ऐड करेगा। ये जो फ्रिक्शन है दिस इज एक्टिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, नीचे एक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से लोड तो नीचे एक्ट कर ही रहा था। अब ये आसपास का जो फ्रिक्शन है ये भी नीचे एक्ट कर रहा है, तो ये एडिशनल क्या इंपोज कर रहा है, लोड इंपोज कर रहा है। यानी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज नथिंग बट अ न्यूसेंस, एक सिरदर्द है। बहुत बड़ा सिरदर्द इसलिए है क्योंकि ऊपर की जो सॉइल है, जो ये लूजली डिपॉजिट है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है वो भी नीचे के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ऊपर से लगने वाला जो लोड है इस पाइल के ऊपर वो भी नीचे के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि सिर्फ इतना पोर्शन है जो कि रेजिस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर ऊपर से लगने वाले लोड और ये साइड से लगने वाले लोड को। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई वी इंश्योर कि लूजली फिल्ड डिपॉजिट नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे पूर्णाहुति करूंगा इस क्वेश्चन की, क्योंकि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का इसके ऊपर और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, अगले दो सवाल एक जैसे ही हैं, एक भाई बहन जैसे हैं। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन किसकी मदद से किया जाता है और लाइम स्टेबलाइजेशन किस प्रकार की मिट्टी के लिए अच्छा होता है? मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन मतलब ये होता है बेसिकली कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन आपने कर दिया, सॉइल के पार्टिकल्स को साथ में ले आए, उनकी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया। डेंसिटी को इंक्रीज़ करने से क्या हुआ कि उसकी शेयर स्ट्रेंथ जो हो गई वो बढ़ गई। वही हम चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाए।
तो उसके लिए उसको क्या किया, उसको कूटा, उसको डेंसिफाई किया, और डेंसिफाई करके के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन इज मोस्टली व्हाट वी कैन से दैट अ सिनोनाइम टू कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का एक सिनोनाइम हो सकता है, कहा जा सकता है एक तरीके से इसको। अब बात आई कि मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन कैसे, किस कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन विल बी द बेस्ट इन केस ऑफ अ प्रॉपरली ग्रेडेड सॉइल। प्रॉपरली ग्रेडेड मतलब जैसे कि ऐसी सॉइल जिसमें हर प्रकार के पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, बड़े पार्टिकल, सारे प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। वो सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे, उनके पोर्स में जाके भर जाएगा, और जब भी डेंसिफिकेशन होगा तो उसका डेंसिफिकेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है एज कंपेयर टू अ पुअरली ग्रेडेड सॉइल। दैट इज वाई अ वेल ग्रेडेड सॉइल और अ प्रॉपरली ग्रेडेड सॉइल इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन फॉर मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मूविंग फॉरवर्ड, लाइम स्टेबलाइजेशन के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो लाइम इज नथिंग बट अ बाइंडिंग एजेंट। लाइम इज नथिंग बट अ बाइंडिंग एजेंट, ठीक है। जैसे आप ये समझिए कि जब हम लोग पकौड़े बनाते हैं घर पे, तो पकौड़े जब बनाए जाते हैं तो उसमें प्याज होता है और हरी मिर्ची होती है, सारी चीज़ें होती हैं। हम यूज़ करते हैं किसका? बेसन का। बेसन इज अ बाइंडिंग एजेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी सॉइल के जो पार्टिकल हैं ये क्या है, आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, उसमें लाइम को ऐड कर देंगे। लाइम ऐड करेगा तो वो इट विल बी एक्टिंग एज अ बाइंडिंग एजेंट, और वो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके एक मास में बना के रख देगा, ऐसा है। सो दिस इज ऑल विच इज अ mechanism which is followed in case of lime stabilization, and lime stabilization is mostly used in case of plastic clay soil. क्लेई सॉइल जो कि ज़्यादा प्लास्टिक होती है, जिसमें पानी के एब्जॉर्ब करके स्वेलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था, जिसमें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्लास्टिक होगी, ऐसा है। तो वो जो सॉइल होगी उसके केस में लाइम का यूज़ किया जाता है स्टेबलाइजेशन करने के लिए। स्टेबलाइजेशन बेसिकली एक फिनोमिना है जिससे सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सके, ऐसा है, और उसको उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी को कम किया जा सके, क्योंकि फेलियर मैंने अभी आपको बताया कि शियर और सेटलमेंट की वजह से होता है। शियर की वजह से अगर कम हो जाएगा तो हमारे लिए सॉइल ज़्यादा सेफ है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो हमें ट्राइएक्सियल टेस्ट से मिलता है। ट्राइएक्सियल टेस्ट से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है हमारे पास, इसमें ए, बी और सी 3 कर्व प्लॉटेड हैं हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें इन तीनों के नाम लिखने हैं। तो ए, बी और सी किस प्रकार की मिट्टी को सिग्निफाई करते हैं ये पूछा गया है, इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ए हमारे पास डेंस सॉइल होती है, डेंस सॉइल होती है। बी हमारे पास लूज सॉइल होती है, और सी हमारे पास होता है क्ले। डेंस, लूज और क्ले, ये ऑल दीज थिंग्स, ये होता है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये होता है डेविएटोरिक स्ट्रेस। दिस इज द डेविएटोरिक स्ट्रेस, यानी सेल्फ स्ट्रेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस हम उसके ऊपर डालते हैं सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन के ऊपर। इन केस ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट में जिस सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन के ऊपर हम एक्स्ट्रा डेविएटोरिक स्ट्रेस जो डालेंगे, उसमें जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करते हैं वही उसी चीज़ का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये। मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी और लास्ट सवाल, जिसके बाद हम सॉइल मैकेनिक्स को ख़त्म कर देंगे। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल जो होते हैं ये किस प्रकार के इक्विपमेंट से मिलते हैं? तो देखिए, समझिए मेरी बात को। इक्विपमेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं सॉइल के सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सॉइल के सैंपल की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये समझिए। सॉइल को एनालाइज करने के लिए हमें, जैसे हमने वाटर कंटेंट निकालना है, यूनिट वेट निकालना है, लैब में दूसरे टेस्ट करने, कंसोलिडेशन टेस्ट करना है, हमें कॉम्पैक्शन टेस्ट करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हमें सॉइल के सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत सारे टेस्ट लैब में होते हैं और काफ़ी टेस्ट इन सीटू भी होते हैं, यानी ऑन साइट भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे टेस्ट जो लैब में होते हैं उनके लिए सैंपल सॉइल का लेके आना साइट से, उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ होते हैं जैसे ऑगर होता है हमारे पास, एक हमारे पास होता है रोड प्रिकर्शन होता है हमारे पास, इस प्रकार से 3-4 होते हैं वो, तो इसका उपयोग किया जाता है। जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन होता है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है, थिन वॉल्ड एंड थिक वॉल्ड सैम्पलर। हमारे पास सैम्पलर होता है जिससे सैंपल को एक्सट्रैक्ट करके हम ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थिन वॉल्ड एंड थिक वॉल्ड सैम्पलर होता है हमारे पास। थिन वॉल्ड सैम्पलर, जैसे कि उसका नाम है, देखिए सैंपल कुछ नहीं होता, एक सिलेंडर होता है। जैसे मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके आगे एक कटिंग एज लगी होती है, काटने वाली एज लगी होती है, और पीछे एक होता है सिलेंडर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको ज़मीन के अंदर डालते हैं, ऐसा है,
और उसको फिर क्या करते हैं, या तो पिस्टन टाइप से यानी पिस्टन की तरफ से खींच लेते हैं, या तो उसको अंदर गाड़ देते हैं और फिर दोबारा उसको निकाल लेते हैं। जैसे कोर कटर में क्या करते हैं, पहले एक सैम्पलर होता है, उसको पहले करके ठोक दिया, फिर इसके अंदर इसकी मिट्टी भर गई तो उस सैम्पलर को खींच के बाहर निकाल लिया। तो दिस इज नोन एज ओपन ड्राइव टाइप, यानी एक होता है ओपन ड्राइव टाइप सैम्पलर, ओपन ड्राइव जैसे कि जिसमें आएगा कोर कटर हमारे पास जो मैंने अभी बताया। दूसरा होता है पिस्टन टाइप सैम्पलर, पिस्टन यानी कि इस सैम्पलर में जैसे आपने वो देखा होगा सिरिंज यानी सुई लगती थी, जब पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे तो सुई लगती थी। क्या किया, सॉइल के अंदर इसको डाला और उसके ऊपर एक सिरिंज से उसको खींच लिया, जैसे पिचकारी में आप लोग करते थे या सुई में आप लोग करते हैं, उसी प्रकार से पिस्टन टाइप सैम्पलर होता है हमारे पास। यही दोनों सैम्पलर मोस्टली यूज होते हैं। एक रोटरी सैम्पलर भी होता है, वो भी सेम ही मैकेनिज्म है। जैसे एक इसमें और लिख लो, एक रोटरी सैम्पलर भी होता है। रोटरी मतलब क्या कि ये हमारे पास सैम्पलर है, ये ज़मीन की सतह है, इसको ऐसे रोटेट करते करते इसको ज़मीन के अंदर घुसाना और फिर जो मिट्टी इसके अंदर घुसी उसको बाहर निकाल लेना। ठीक है। अब थिन वॉल्ड सैम्पलर, मोस्टली पिस्टन टाइप सैम्पलर और रोटरी सैम्पलर जो होते हैं, ये दीज आर थिन वॉल्ड सैम्पलर्स। थिन वॉल्ड सैम्पलर इज डिनोटेड बाय अ पैरामीटर विच इज नोन एज एरिया रेशियो की वैल्यू अगर 10 से 25% के बीच में है, देन वी आर गोइंग टू से दैट दिस इज अ थिक वॉल्ड सैम्पलर। अगर इससे कम है 10% से तो दिस इज अ थिन वॉल्ड सैम्पलर। थिक वॉल्ड सैम्पलर से हमेशा अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन ही प्राप्त होते हैं हमें, यानी जिस सैंपल की वॉल मोटी होती है उसको जब हम लोग ज़मीन के अंदर डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़मीन का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें क्या मिलेंगे, अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन, यानी ऐसे स्पेसिमेन जिनकी प्रॉपर्टीज साइट की सॉइल की प्रॉपर्टी से अलग होती है। और एक होता है हमारे पास थिन वॉल्ड सैम्पलर को जिसमें हम लोग ने ज़मीन के अंदर उसको डाला और उसको बाहर निकाला, तो जो हमें मिट्टी प्राप्त हुई उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइट की सॉइल से क्या होंगी, साइट की सॉइल से बहुत मतलब रेप्लिका होंगी एक तरीके से, तो उसे हम लोग कहेंगे अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन। ऐसा है, ये है। तो इन तीनों प्रकार के सैम्पलरों से हम ये सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसा है। और इन्हीं तीनों में एक होता है थिक वॉल्ड, मैंने बोला था ये एक कैटेगराइजेशन हो गया, दूसरा कैटेगराइजेशन हो गया थिक एंड थिन वॉल्ड, ये मैंने ये लिख दिया, एक कैटेगरी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी ये हो गई, थिक एंड थिन वॉल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो सैंपल होते हैं हमारे पास। तो मैंने कहा अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल को निकालने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, देन यू आर गोइंग टू से थिन वॉल्ड सैंपलर का उपयोग किया जाता है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल स्पेसिमेन को निकालने के लिए। और मैंने आपको बताया थिन वॉल्ड सैंपलर रोटरी भी हो सकते हैं, पिस्टन टाइप भी हो सकते हैं, ओपन ड्राइव टाइप भी हो सकते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस में। ये वैरायटी अलग है, इसमें एक्शन के बेसिस पे सैंपलर्स को क्लासिफाई किया गया है। इसमें उस सैंपलर की थिकनेस की बेसिस पे उन सैंपलर्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन थे जो आपको बताना था। अनडिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं। और अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन का मोस्टली उपयोग कहाँ किया जाता है, शियर स्ट्रेंथ या ऐसी कंसोलिडेशन या इन सब चीज़ों में उपयोग किया जाता है। वाइल बहुत सारे जैसे वाटर कंटेंट या उन सब चीज़ों को निकालने के लिए हम डिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन, यानी क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग जिस स्पेसिमेन का उपयोग करते हैं वो डिस्टर्ब्ड होगा तो चलेगा, लेकिन उसके अलावा शियर स्ट्रेंथ या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ या प्लास्टिक लिमिट, इन सबको निकालने के लिए हमें कोशिश करनी है कि वी यूज़, सॉरी प्लास्टिक लिमिट नहीं, शियर स्ट्रेंथ और कंसोलिडेशन, इन सब चीज़ों को पता करने के लिए हमें कोशिश करनी है कि वी यूज़ द अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन, डिस्टर्ब्ड वाले का यूज़ नहीं करना है उसमें। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। विद दिस आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर सीरीज ऑन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। होप यू पीपल लाइक्ड इट। अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और डेट्स जो आ गई हैं एग्ज़ाम की, इसके बारे में जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द गाइडेंस एंड मोटिवेशन सेशन। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।